Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज बजट 25-26 की हाइलाइट्स, द दीपोर बेल, SMRS, एतमाद सैटेलाइट, Swamiha Investment Fund and many more, right? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज The first is प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री. सो कौन सी मिनिस्ट्री है जो एडमिनिस्टर करती है द PMSYM स्कीम को, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? बेसिकली इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया था एंड नाउ 2025 में यह न्यूज में नहीं बिकॉज जो बजट आया है उसमें इसके लिए जो लोकेशन है उसे इंक्रीज किया गया है. सो द फर्स्ट पॉइंट, 37% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला PMSY स्कीम में बजट 25-26 में. बेसिकली ये जो स्कीम है ये इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है सो दैट उन्हें एक फिक्स एज के बाद पेंशन ऑफर की जा सके. सो ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए PMSYM को बनाया गया था 2019 में. इसके लिए 3000 रुपीज पर मंथ एज अ पेंशन दी जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, राइट? बेसिकली जो लोग भी इनरोल करेंगे PMSYM में उन्हें 3000 रुपीज ऑफर किए जाएंगे 60 ईयर की एज के बाद. एंड एज पर द लास्ट ईयर न्यूज 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इस स्कीम में जो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन देखने को मिला वो किस राज्य से देखने को मिला? हरियाणा. सो हरियाणा में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन था PMSYM स्कीम के लिए एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश पे देन महाराष्ट्र में, राइट? एंड रिसेंटली जो बजट है 25-26 उसमें 37% का इंक्रीजमेंट हुआ है अलोकेशन के लिए फॉर दैट स्कीम. दैट्स वाई यह अगेन न्यूज में रही. एंड आपको ध्यान रखना है कि इस PMSYM स्कीम्स के अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेज करती है PMSYM को. इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज मनसुख मांडविया, राइट? जो सेकंड है वो रन करती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ IT. व्हाई? बिकॉज ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ई गवर्नेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ IT के थ्रू प्रोवाइड करती है. सो मिनिस्ट्री ऑफ IT इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है. एंड थर्ड बॉडी इज LIC. सो पेंशंस को कौन मैनेज करेगा? LIC विल मैनेज द पेंशंस, राइट? सो सिंपली 3 गवर्नमेंट है जो इसे रेगुलेट कर रही है PMSYM को, राइट? सो बेसिकली यूनियन बजट 25-26 इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 50.65 लाख करोड़ जो कि 14.2% है GDP का. और बेसिकली 4 पिलर्स को शो किया गया था बजट में दैट इज एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट एंड द फोर्थ कौन सा है ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में. एंड इस बार का जो बजट है वो बेसिकली इन 4 टर्म्स पे फोकस करेगा: पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड women, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ फैब को एनुअली रिप्रेजेंट किया जाता है बजट को कहाँ पर? लोकसभा. और इस बार निर्मला सीतारमन द्वारा 8th टाइम बजट को पेश किया गया, राइट? कुछ स्कीम्स को हम पढ़ेंगे जो कि बजट 25 में इनिशिएट हुई है एंड दैट इज सो बेसिकली 2025 के बजट में जो स्कीम्स हाईलाइट में रही उन्हीं में से कुछ 4 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फिलहाल आपको ये 4 स्कीम ध्यान रखनी है एंड 2025 में इन्हें लॉन्च किया जा रहा है. फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. यह किस इंजन से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इंजन से रिलेटेड है. ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बूस्ट करना है. एंड इसे 100 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा. 1.7 CR
फार्मर्स को टारगेट करते हुए। सेकंड जो स्कीम है दैट इज रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। बेसिकली रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उन्हें एड्रेस करना प्लस रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्ट रहने वाला है और टारगेट करेगा ये यंग फार्मर्स को, विमेन्स को, मार्जिनल फार्मर्स को एंड लैंडलेस फैमिलीज को, राइट। एंड थर्ड है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सो फर्स्ट टाइम दालों के लिए आत्मनिर्भरता प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया बजट 25 में। एंड इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पल्स प्रोडक्शन है, सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। एंड बेसिकली 3 दालों पर फोकस किया जाएगा, उड़द, तूर की दाल एंड मसूर की दाल। और इनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को लॉन्च किया गया। और इनकी जो भी प्रोक्योरमेंट होगी, खरीदारी होगा, वो गवर्नमेंट खुद करेगा फार्मर से। एंड ये जो प्रोक्योरमेंट है ये एनसीसीएफ एंड एनएफईडी के द्वारा की जाएगी। फोर्थ स्कीम है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो इंजन रहा, उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बेसिकली टारगेट किया जाएगा फर्स्ट टाइम वुमेन एंड एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को, और इसके लिए 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम दी इंडिया एंड 2 CR तक के लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर दिस स्कीम, राइट। सो ये 4 स्कीम 2025 के बजट में हमें देखने को मिली। एंड आने वाले सेशन में हम इसी के साथ जो अदर न्यूज है उन्हें भी कवर करते रहेंगे। Now let's move to the next question. Next is Dipur Bill Lake, which was seen in the news, is located in which state? So recently एक lake news पे रही, that is also a wetland site, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम में लोकेटेड है। एंड ये न्यूज में क्यों रही? बिकॉज 2025 में यहाँ पर एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। फेस्टिवल का नाम है द दीपोर बिल विंटर बर्डिंग फेस्टिवल 2025। और 2025 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो बर्ड्स आए हैं, द माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स, उनकी पॉपुलेशन में एनहांसमेंट देखने को मिला। दैट्स वाई ये फेस्टिवल अभी न्यूज में रहा। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? असम में, नियर गुवाहाटी। दैट्स वाई। एंड एग्जैक्टली दीपोर बिल एक 4.1 किलोमीटर स्क्वायर फ्रेश वाटर लेक है, जिसे 2002 में रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। माइग्रेटरी बर्ड्स को यह सपोर्ट करता है। एंड बेसिकली जो कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज है जस्ट लाइक स्पॉट बिल्ड पेलिकन, इसको फीचर करता है यह लेक। और कहाँ पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है, राइट। एंड द फैक्ट इज कि असम की यह ओनली रामसर साइट है। इट इज द ओनली रामसर साइट ऑफ द असम। इसी के साथ कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी पहली बार कोई रामसर साइट बनी है, एंड दैट इज फ्रॉम सिक्किम एंड झारखंड। एंड नाम क्या था उनका? सो खेचियोपल्री वेटलैंड सिक्किम से एंड उद्धव लेक झारखंड से। और ये पहली बार रामसर साइट में इंक्लूड की गई है और दोनों स्टेट की पहली रामसर साइट है। इस प्रकार असम, झारखंड एंड सिक्किम, इन तीनों राज्यों की एक एक रामसर साइट अभी तक आई है, राइट। एंड इसी के साथ कल का जो फेस्टिवल हुआ था, जो हमने कल डिस्कस किया था, 2 फरवरी, द वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंडिया में कहाँ पर इसके लिए इवेंट हुआ था? सो बेसिकली जो इवेंट हुआ था, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया था। और कहाँ पर करवाया था? पार्वती अर्गा रामसर साइट में। सो यह रामसर साइट इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं ये न्यूज आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रामसर साइट की बात की जा रही है। सो पार्वती अर्गा रामसर साइट अभी न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया गया था 2025 के एडिशन में। एंड जो यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, वो अरेंज करती है इस फेस्टिवल को। और कौन है जो रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को? दैट इज भूपेंद्र यादव, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फेस्टिवल्स इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम इस सेशन के साथ रिवाइज करने वाले हैं। एंड दैट इज which country has organized the International Pashmina Festival in January 2025? So नेपाल। नेपाल ने रिसेंटली पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। सो हिस्ट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के साथ
एंग्लो नेपाल वॉर करती है जस्ट बिकॉज वह चाहती थी पश्मीना पर ट्रेड करना। सो पश्मीना की अपने आप में इम्पोर्टेंस है और इसके लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है नेपाल में। इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल का होस्ट कौन रहा? दैट इज कर्नाटका। एंड पंगसू पास यह एक दर्रा है और यहाँ पर फेस्टिवल बनाया गया है। किस स्टेट में यह लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल, इसका होस्ट सिटी कौन रहा? दिल्ली रहा। दी हल्दा फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? हिमाचल प्रदेश से। गाननगाई फेस्टिवल किस इंडियन स्टेट का है? मणिपुर का। एंड गंगा सागर मेला सेकेंड लार्जेस्ट गैदरिंग यहाँ पर होती है और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फर्स्ट लार्जेस्ट गैदरिंग आपको कुंभ मेले के दौरान मिलेगी एंड अभी वहां कुंभ में देखने को मिल रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which organization has developed India's man portable air defense missile system called VSHOREDS? So recently एक मिसाइल सिस्टम न्यूज में रहा एंड जिसका नाम VSHOREDS है और किसने इसे डेवलप करा है? रिसेंटली इसके फर्स्ट जो ट्रायल्स है उन्हें कंडक्ट कराया गया था, दैट्स वाई यह न्यूज में रही। सो बेसिकली DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिसेंटली 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स कराए हैं VSHOREDS के, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट के नियर बाय इस फ्लाइट को कंडक्ट कराया गया, राइट। सो बेसिकली हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को फेस करने के लिए, लो फ्लाइंग ड्रोन्स को सिमुलेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल। एंड बेसिकली ये फीचर करता है AI फीचर टेक्नोलॉजी को एंड जो करंट एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे सुपीरियर है जिसे DRDO ने बनाया है। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है इस मिसाइल को DRDO इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। नाउ DRDO से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नॉर्मल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कब एस्टेब्लिश किया गया, कौन है इसके फाउंडर। सो बेसिकली 1958 में DRDO को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड जो प्रेजेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव है दैट इज वी कामत, समीर वी कामत, ही इज द करंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव। एंड बेसिकली आपने नाम सुना होगा निशांत, लक्ष्य, अवतार, इन सब को किसने मैन्युफैक्चर किया है? DRDO ने। बेसिकली एयरक्राफ्ट है DRDO के द सुपीरियर एयरक्राफ्ट, राइट। बट जो तेजस है हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तेजस को HAL ने डेवलप करा है, बनाया है, DRDO ने सपोर्ट करा है। सो जो इंडिया की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है दैट इज तेजस एंड मारुत, उन दोनों को किसने डेवलप करा है? HAL ने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिफेंस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज रिसेंटली अलास्का में हुआ था। प्राइमरी एम क्या है कि to integrate air crew in a multinational environment through advanced aerial combat training, right? And the next is hypersonic ballistic missile name Fateh 2, इसे किसने डेवलप करा? ईरान ने डेवलप करा। And recently which countries participated in a bilateral air force exercise उदारा शक्ति, और इसे ऑर्गेनाइज कराया इंडिया एंड मलेशिया। सो इंडिया एंड मलेशिया के बिटवीन उदारा एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। रिम सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप करा? यूक्रेन ने किया था। एंड विच कंट्री डेवलप द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एयर टू सरफेस मिसाइल नेम्ड इसडेलिए 305, रशिया की है यह। एंड एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। मित्र शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड द अदर कंट्री इज श्रीलंका, राइट। इसी के साथ अभी अब्दाली न्यूज में रही थी, बांग्लादेश ने बनाया है, सॉरी पाकिस्तान ने बनाया है एंड बांग्लादेश ने उसकी प्रोक्योरमेंट करी थी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज what is the theme of World Cancer Day 2025? So days in the news and recently World Cancer Day news में रहा। कब मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे को? सो द डेट इज 4th of February और थीम क्या रही थी 2025 की? यूनाइटेड बाय यूनिक, राइट। सो यह डे आपको ध्यान रखना है। बेसिकली कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट, इसके लिए अवेयरनेस को
इनहांस करना, यह इस डे का मेन एजेंडा है। एंड 2000 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूआईसीसी। एंड यूआईसीसी यूएन नहीं है, ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। सो बेसिकली इन्होंने 2000 में 4th ऑफ फेब को रिकॉग्नाइज किया था एज द वर्ल्ड कैंसर डे, राइट। एंड थीम यूनाइटेड बाय यूनिक, यह थीम रही इस बार की। सो 4th ऑफ फेब, यह डेट आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ फेब्रुअरी मंथ की बात की जा रही है। अब तक हमने कौन कौन से डेट्स डिस्कस करे हैं फेब्रुअरी में। सो 1st ऑफ फेब्रुअरी को हमने सेलिब्रेट किया था द इंडियन कोस्ट गार्ड डे, राइट। 2nd ऑफ फेब को हमने ऑब्जर्व किया था द वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड इसी के साथ 4th ऑफ फेब्रुअरी को द वर्ल्ड कैंसर डे। और एक हमारा नेबर कंट्री है जिनका इंडिपेंडेंस डे रहा था। सो 4th ऑफ फेब को श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ ये डेट इंपॉर्टेंट है 4। एंड इसी से रिलेटेड कुछ अदर डेज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड यह आपको फिक्स कर ही लेने हैं अपने माइंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4th दिसंबर द नेवी डे, 4th January the World Braille Day, 4th March the National Security Day. So 4th March, 4th Jan, 4th December and now 4th February. कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये 3 दिन आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 4th December नेवी डे, 4th January वर्ल्ड ब्रेल, 4th March नेशनल सिक्योरिटी एंड 4th Feb the वर्ल्ड कैंसर day, right? Now let's move to the next question, and that is, what is the name of mission recently announced by the Indian government for development of small modular reactors? So budget 25-26 की एक another highlight, the nuclear energy mission. So recently जो finance minister है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस करा कि 20,000 CR वो एलोकेट करेंगे फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ये बजट 25-26 की मेन हाईलाइट रही, बिकॉज 20,000 CR का बजट मिल रहा है, आउटले मिल रहा है, एलोकेशन मिल रहा है पर्टिकुलर इस मिशन के लिए, सो दैट हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप कर सके। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है, किस प्रकार ये डिफरेंट है जो बिग मॉड्यूलर रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली इनकी जो कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की है, 7.2 मिलियन किलोवाट पर आवर डेली ये प्रोड्यूस करेगा। और छोटे माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर है विथ मैक्सिमम आउटपुट। जनरली जो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं वो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एंड 24 मिलियन किलोवाट आवर इतनी प्रोडक्टिविटी पर डे रिलीज करते हैं। इसके कंपैरिजन में जो माइक्रो रिएक्टर है वो 300 दे देंगे और 7.2 मिलियन किलोवाट आवर डेली प्रोवाइड कर देंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि जो माइक्रो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उन्हें डेवलप करना है, सो दैट लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को ऑफर किया जा सके, कोस्ट को बचाया जा सके, फैक्ट्रीज में इन्हें लगाया जा सके, और जितने भी सुटेबल लोकेशन है उन्हें टेक्नोलॉजी में एडवांस किया जा सके। सो यूनियन बजट की एक अनदर हाईलाइट द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, और इसके लिए अलोकेशन हुआ है 20,000 CR का, राइट। इसी के साथ कुछ जनरल फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजट से। तो 8th टाइम निर्मला सीतारमन ने रिप्रेजेंट करा है बजट को। एंड द मोस्ट सबसे ज्यादा किसने रिप्रेजेंट करा है बजट को, एंड यह रिकॉर्ड किसके नाम है, द मोरारजी देसाई। सो मोरारजी देसाई इन्होंने 1959 से 1963 तक एंड 1967 से 1969 ओवरऑल 10 टाइम यूनियन बजट्स को प्रेजेंट किया है। और उसके बाद निर्मला सीतारमन इन्होंने टोटल 8 टाइम रिप्रेजेंट कर दिया है दी बजट, राइट। एंड एक जनरल स्टैटिक पॉइंट कि 1st ऑफ फेब 2021 को जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट को प्रेजेंट किया था। एक डिजिटल टैबलेट की हेल्प से बजट को दिखाया गया था। सो यह इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पेपरलेस बजट कब आया था, 1st ऑफ फेब 2021 में आया था, राइट। Let's move to the next question, and that is, which country has launched missile named
एतेमाद एंड गदर 380। सो रिसेंटली दो मिसाइल न्यूज में रही, दैट इज एतेमाद एंड गदर 380, और किस कंट्री ने इसे लॉन्च किया है, एंड दैट इज बाय ईरान। सो रिसेंटली ईरान ने दो नई मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है एतेमाद एंड गदर 380। सो जो एतेमाद है वो 16 मीटर बैलिस्टिक मिसाइल है विथ 1700 किलोमीटर रेंज, और जो गदर 380 है एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है और 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एंटी जैमिंग फीचर के साथ इसे लॉन्च किया गया है बाय दी ईरान। सो ईरान की इन दो मिसाइल्स को ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ मिसाइल्स की बात की जा रही है, बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर एक ट्रीटी स्टैंड करती है जो एक पर्टिकुलर कंट्री को रजिस्ट करती है बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करने से, एंड दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को बनाया गया था सो दैट जो बैलिस्टिक मिसाइल से इनके यूज को डिक्रीज किया जा सके। एंड इनिशियली ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसे यूएस एंड रशिया इन दोनों कंट्रीज ने साइन करा था, बट अभी हमने रिसेंट में न्यूज में देखा था कि रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी से विथड्रॉ कर लिया है, बट अभी भी रशिया इसमें बना हुआ है, लेकिन एक लिमिट लगा दी है उसने कि हाँ हम इतनी रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करेंगे। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सैटेलाइट्स मिसाइल्स की बात की जा रही है, सो कुछ फेमस मिसाइल्स को हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज टाइफून मिसाइल सिस्टम, इसे डेवलप करा है यूनाइटेड स्टेट ने। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यूएस एंड नॉर्वे ने लॉन्च किया है, और इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डिजाइन करा जिसका नाम भार्गवास्त्र है। नाग MK2 मिसाइल को डीआरडीओ ने लॉन्च करा है, और इसी के साथ नेपच्यून मिसाइल को डेवलप करा है यूक्रेन ने। ACTCM वर्ज LSAM 2020 को रिसेंटली किसने इंडेक्ट करा? मुंबई में इंडेक्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Right? Let's move to the next question. Next is Samundrayan project, which was seen in news, comes under which ministry? So, other highlight of budget 25. So, recently Samundrayan project यह news में रहा just because of union budget 25-26, because recently इसमें कुछ changes किए गए हैं, and किस ministry के अंडर यह आता है? So, answer है Ministry of Earth Sciences, and Ministry of Earth Sciences के cabinet minister कौन है? That is Dr. जितेंद्र। So, Dr. जितेंद्र represent करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को, डॉक्टर जितेंद्र सर। एंड रिसेंटली ये प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल समुद्रयान प्रोजेक्ट को 600 CR का लोकेशन मिला है 25-26 यूनियन बजट में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसे मैनेज करेगी। बेसिकली समुद्रयान प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डीप ओशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। सो इंडिया ने डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2021 में, और उसी का पार्ट है द समुद्रयान प्रोजेक्ट। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यह, और इसे 2021 से लेकर 2026 तक के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया था। इनिशियली इसके लिए जो कॉस्ट थी वो 4077 CR की थी, एंड 2 फेजेस में इसे लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था 2021 से 2026। सो डीप ओशन की स्टडी करने के लिए एक सबमर्सिबल को क्रिएट करना है 3 पीपल्स के लिए, सो दैट ओशन के अंडर 600 मीटर डेप्थ तक एक्सप्लोर किया जा सके। और एग्जैक्टली इसके लिए एक व्हीकल भी बनाया जाएगा, उसका नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बट आपको किसी को पता है 6000 कुछ उस व्हीकल का नाम है जो समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंट कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? नेपाल से एसोसिएटेड है। According to World Bank, what is the projected growth rate of Indian economy over the next 2 fiscal years? और इसके लिए 6.7% की रेट बताई गई है। इन रोड प्रोजेक्ट ये किस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है? रबर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। एंड विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फंडेड द प्रोजेक्ट टू डेवलप द सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी?
कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस एक क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लेड किया है? सो यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वीर गाथा ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एसोसिएटेड है। एंड पुनांग संगछू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज में है, किस कंट्री में लोकेटेड है? भूटान। और बेसिकली इंडिया की एड से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और इसके रिसेंटली यूनिट्स को स्टार्ट किया गया था नेपाल भूटान में, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज what is the primary objective of ज्ञान भारतम मिशन? सो अगेन द यूनियन बजट और इसके तहत एक मिशन न्यूज में रहा जिसका नाम है द ज्ञान भारतम मिशन। एंड इसका जो एजेंडा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। सो बेसिकली इंडिया के जो ग्रंथ है उनको प्रिजर्व करना है, सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन देना है और इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन को 2025 के बजट में स्पेस दिया गया। एंड बेसिकली बजट 25 में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के लिए जो एलोकेशन है वो 60 सीआर का दिया गया है। इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 3.5 सीआर के आउटले से लॉन्च किया गया था। नाउ 2025 में इसके लिए 60 सीआर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट जो मैन्युस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस है उस पर फोकस किया जा सके। और टारगेट क्या रहने वाला है? 1 सीआर मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करना है, सर्वे करना है एंड लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशन में उन्हें प्लेस देना है। यह इस स्कीम का मेन एजेंडा रहने वाला है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन and that is the term Swamiya Investment Fund that was recently seen in news is sponsored by which ministry? So recently एक word news में रहा that is Swamiya, इसका full form important है, that is special window for affordable and mid income housing and recently किस मिनिस्ट्री के अंडर यह फंक्शन करती है? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यह फंक्शन करती है। बेसिकली इस स्कीम के तहत इंडिया में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रॉपर्टीज का, द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, उन पर फोकस किया जा रहा है। सो हाउसिंग स्कीम है यह, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है उनके डेवलपमेंट के लिए स्वामिह स्कीम है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। कौन स्पॉन्सर करता है इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे स्पॉन्सर करती है। एंड रिसेंटली स्वामिह फंड 2.0 को अनवेल किया गया बाय द बजट 25-26 और इसके लिए ₹15,000 सीआर अलोकेट किए गए हैं रिसेंटली बजट में। और टारगेट क्या है कि 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट करना है सो दैट इंडिया का जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जा सके। एंड इस प्रकार 1 लाख हाउसिंग प्रॉपर्टीज को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है उसे बूस्ट करना है और इसके लिए सेकंड फंड को रिलीज किया गया और सेकंड फंड के लिए काफी टाइम से वेट किया जा रहा था एंड फाइनली स्वामिह फंड 2.0 को लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज recently which country has decided to discontinue its development programs in Bangladesh, Albania and जाम्बिया। सो रिसेंटली एक देश ने अपनी कुछ प्रोग्राम्स को, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिसकंटिन्यू करने की न्यूज दी है और बेसिकली ये 3 कंट्रीज से अपनी जो फॉरेन एड है उन्हें बंद करेगा। स्विट्जरलैंड ने ये अनाउंसमेंट किया है, इट इज डन बाय द स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड ये अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, एक यूरोपियन कंट्री है एंड बेसिकली बांग्लादेश, अल्बानिया एंड जाम्बिया को फॉरेन एड प्रोवाइड करता है बट इनके पास अभी बजट नहीं है इतना। सो 2028 तक इन्होंने अपने बजट से फॉरेन एड को रिड्यूस कर दिया है। सो स्विस पार्लियामेंट की रिसेंट अपडेट रही कि बांग्लादेश को, अल्बानिया को एंड जाम्बिया को डेवलपमेंट एड फिलहाल प्रोवाइड नहीं करा सकते 2028 तक, नो एड, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली बांग्लादेश के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एशियन कंट्री है। अल्बानिया ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो अल्बानिया बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है एंड एक सी है दैट इज एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी की लोकेशन आप सभी को पता होगी। यूरोपियन
कंट्रीज में आता है और एड्रियाटिक सी के नियर बाय लोकेटेड है दी अल्बानिया, राइट। एंड एग्जैक्टली मैप के थ्रू आप देख सकते हो अल्बानिया, ये रहा इटली, और इन दोनों के बिटवीन में लोकेटेड है द एड्रियाटिक सी। इसकी जो कैपिटल है वो तिराना है। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। एंड द थर्ड कंट्री इज जाम्बिया। बेसिकली जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। एग्जैक्टली कौन से कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लैंड लॉक कंट्री है और वर्ल्ड का एक फेमस वाटरफॉल है, जैसा कि पिक्चर में आपको शो हो रहा है, द लार्जेस्ट वाटरफॉल जिसे कहा जाता है द विक्टोरिया फॉल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल। ये कहाँ पर लोकेटेड है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर अलोंग साइड लोकेटेड है। सो जाम्बिया का नाम आए तब आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर लोकेटेड है, राइट। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है? सो लुसाका। लुसाका इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया। एंड अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि बांग्लादेश फीचर करता है द गंगास ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा जिसे कहा जाता है। और यहीं पर जो सुंदरबन है वो लोकेटेड है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को आज यहाँ पर एंड करते हैं। एंड जो क्विज के क्वेश्चंस है उसका टॉपिक रहने वाला है द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।